नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का, जिनमें हम आपको तमाम खबरें विस्तार से बताएंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर जान लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को आयोजित भव्य समारोह में देश की 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। इस दौरान कला, खेल, साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन समेत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। समारोह में सबसे पहले दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी ओर से यह सम्मान उनकी पत्नी और सांसद हेमा मालिनी ने ग्रहण किया। महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर को खेल जगत में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साल 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। फिलहाल पहले चरण में 66 लोगों को सम्मानित कर दिया गया है, जबकि बाकी पुरस्कार विजेताओं को अगले चरण में सम्मानित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता तेची गुबिन को समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार कैलाश चंद्र पंत को हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान मिला। सोलर ग्रुप के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल को रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पुडुचेरी के सिलंबम खिलाड़ी के पजनीवेल को पारंपरिक मार्शल आर्ट में योगदान देने के लिए पद्मश्री दिया गया। सम्मान मिलने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छुए आशीर्वाद लिया। यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष ममिडाला जगदेश कुमार को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। विज्ञापन जगत की प्रसिद्ध हस्ती दिवंगत पीयूष पांडे को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। इस साल 5 हस्तियों को पद्म विभूषण, 13 हस्तियों को पद्म भूषण और 113 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। पद्म विभूषण पाने वालों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद भी शामिल हैं। वहीं पद्म भूषण के लिए मशहूर गायिका अलका याग्निक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का भी चयन किया गया है। इसके अलावा अभिनेता आर माधवन, क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया समेत कई प्रमुख हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। बढ़ेंगे आगे। इंटरनेशनल अवार्ड काउंसिल इंडिया की ओर से आयोजित भव्य सम्मान समारोह में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले श्री राम चंद्रहास जोशी को भारत गौरव प्रतिभा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद विशिष्ट अतिथियों ने अपने संबोधन में समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण, इन तमाम चीज़ों में योगदान देने वाले व्यक्तियों की सराहना की। इंटरनेशनल अवार्ड काउंसिल की अवार्ड सिलेक्शन कमेटी ने श्री राम चंद्रहास जोशी के समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण कार्यों और उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना। कार्यक्रम के दौरान श्री राम चंद्रहास जोशी को उनके समर्पण, सेवा भावना और समाज के प्रति निरंतर योगदान के लिए भारत गौरव प्रतिभा रत्न अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सम्मान समाज में सकारात्मक प्रेरणा देने का काम करते हैं और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं। कोलकाता की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी और प्रशासनिक हलचल देखने को मिल रहा है। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास यानी शांति निकेतन के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती देखी गई और इस तैनाती ने कई सवाल खड़े कर दिए।
सूत्र ये बता रहे हैं कि ये पूरी कार्रवाई कलकत्ता नगर निगम यानी केएमसी की ओर से चल रही जांच और नोटिस प्रक्रिया से संबंधित है। बताया जा रहा है कि केएमसी ने अवैध निर्माणों को लेकर कुल 17 प्रॉपर्टीज को नोटिस जारी किया है, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज अभिषेक बनर्जी या उनके परिवार से जुड़ी बताई जा रही हैं। इन नोटिसों को नगर निगम अधिनियम 1980 की धारा 400 के तहत जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन नोटिसों की प्रतियां संबंधित प्रॉपर्टीज की दीवारों पर चस्पा की गई हैं। जांच के दायरे में कलकत्ता के 188A हरीश मुखर्जी रोड और 121 काली घाट रोड स्थित आवास भी शामिल हैं, जो बनर्जी परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि हरीश मुखर्जी रोड वाली प्रॉपर्टी के मामले में लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कॉर्पोरेट इकाई है, उसको भी नोटिस भेजा गया है, जिसका संबंध बनर्जी परिवार से जोड़ा जा रहा है। कालीघाट रोड स्थित प्रॉपर्टी के मामले में नोटिस अभिषेक बनर्जी की मां लता बनर्जी को जारी किया गया। इस बीच अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता नगर निगम को पत्र लिखा, नोटिस के जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। हालांकि इसके बाद भी प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई और निगरानी तेज हो गई है। इसके चलते उनके आवास के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि ये पुलिस तैनाती किसी संभावित छापेमारी या सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा हो सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष पहले से ही बनर्जी परिवार पर प्रॉपर्टी को लेकर सवाल उठाता रहा है, तो वहीं टीएमसी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता सकती है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई टीएमसी पार्षदों की बैठक में बड़ी संख्या में पार्षदों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। 136 में से कम पार्षदों के पहुंचने से पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर भी सवाल खड़े हुए। कुल मिलाकर ये मामला अब सिर्फ प्रशासनिक जांच नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इस पर आने वाले दिनों में और भी तीखी बयानबाजी, प्रतिक्रियाएं, सियासी टकराव हम देख सकते हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। आरजेडी की मजबूत मानी जाने वाली नेता ऋतु जायसवाल अब बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। यह खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। इसे आरजेडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऋतु जायसवाल, जो वैशाली जिले की रहने वाली हैं बिहार के, वो अपनी राजनीतिक शुरुआत पंचायत स्तर से कर चुकी थी। सीतामढ़ी की सिंहवाहिनी पंचायत में मुखिया रहते हुए उन्होंने लोगों के बीच खास पहचान बनाई। मुखिया दीदी के नाम से लोकप्रिय हुई। बाद में आरजेडी ने उन्हें पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दी। वे पार्टी की प्रवक्ता और फिर महिला प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े पद उनको मिले। उनका कद तेजी से बढ़ा भी। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव से पहले हालात बदले। ऋतु ने परिहार सीट से टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इसी फैसले से वो नाराज चल रही थी। उन्होंने बगावती रुख अपनाया हुआ था, निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने आरजेडी के आधिकारिक उम्मीदवार को हराया था। हालांकि वो खुद जीत हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन आरजेडी के कैंडिडेट से ज़्यादा वोट उन्हें मिले थे। खैर, इसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा भी दिया था। अब 24 मई 2026 को उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वो 26 मई को पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय जाएंगी, औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम सादगीपूर्ण होगा, किसी भी तरीके का शक्ति प्रदर्शन इत्यादि हम नहीं करेंगे। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि ऋतु जायसवाल का उत्तर बिहार, खासतौर पर सीतामढ़ी, शिवहर और परिहार क्षेत्र अच्छा जनाधार इनका वहां पर है। महिला और ओबीसी वोट बैंक में इनकी पकड़ मानी जाती है। बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। आरजेडी के लिए ये सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक झटका भी है। फिलहाल सभी की नजरें उनके बीजेपी ज्वाइनिंग कार्यक्रम पर टिकी हैं और इस कदम से बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी बड़े बदलाव हम देख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक कदम उठाया गया है। सोमवार को असम विधानसभा में द यूनिफॉर्म सिविल कोड असम बिल 2026 पेश किया गया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने विधानसभा में ये विधेयक पेश कर दिया। अगर ये बिल पारित होता है, जिसकी संभावना ज़्यादा है, असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। जानकारी के मुताबिक 27 मई को इस बिल पर चर्चा और पारित कराने की प्रक्रिया होनी है। इससे पहले 13 मई को गुवाहाटी के कोयनाधार स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक
उन्होंने बुलाई थी। इस बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी भी दी गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि यूसीसी मुख्य रूप से 4 बड़े विषयों पर केंद्रित होगा। पहला, शादी की न्यूनतम उम्र। दूसरा, बहुविवाह पर रोक। तीसरा, बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार। और चौथा, लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनी प्रावधान। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पहाड़ी और मैदानी अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाज और प्रथाएं भी इसमें मुक्त रहेंगी। Intentional to cause harm to the emotions of my tribal sisters. This is very important nowadays. We have observed, not only we, all people are observed that because of modernization, some people have face problem, say in the name of marriage, in the name of living together, and sometimes in the property also because of some girls, they cannot get property, their family members exploited, and like this situation come, and because of that everybody should get justice. That's why this law brought. There's nothing what oppositions they are saying against this bill. बारे में जो बिल पास करने के लिए उत्थापन कर रहा है, हम लोग विरोध कर रहा है, तो हम लोगों को बात तो नहीं सुन रहा है। वो लोग का मेजॉरिटी पर्सन है, तो इसीलिए हम लोग बाहर में विरोध करेंगे, अंदर में विरोध करेंगे। इसीलिए हम लोग यूसीसी, हम लोग को जो मुस्लिम शरीयत है, हदीस है, इसमें तो है, सब कुछ है, लेकिन ये दोबारा यूसीसी के लिए बोलने से मुख्यमंत्री महोदय ने ये क्रेडिट लेने के लिए यूसीसी बिल आन रहा है। मैम, अभी देखा गया है कि यूसीसी में वो जो ट्राइबल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है वो लोग नहीं आ रहे हैं अंदर, तो ये यूनिफॉर्म कैसे हुआ, ये आप लोग के तरफ से एक क्वेश्चन है, उसके बारे में आपको क्या बोलना है? सुनिए, हम बोलते हैं सब कम्युनिटी का एक एक धर्म है। हम लोग को जो मुस्लिम धर्म का एक कुरान है और हिंदू धर्म का गीता है, तो ऐसा करके सबको धर्म का एक सब कम्युनिटी का एक एक धर्म का एक एक पुस्तक है। तो यही बोलता हूँ, ये जो कर रहा है मुख्यमंत्री महोदय ने, ये गलत कर रहा है, ये हम लोग नहीं कर सकते। ये बिल लेके आते हैं, ये हम विरोध करेंगे, अंदर में बाहर में जो भी हो हम लोग विरोध करेंगे। हाँ, मुसलमानों को एक तरफा टारगेट किया जा रहा है यूसीसी को लाकर, तो वो तो आप लोग देख रहा ही है। मुसलमानों को सिर्फ यूसीसी के बारे में नहीं है, हर चीज़ में मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। जो इस समय में मूल्य वृद्धि, महंगाई, सब कुछ का पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद यूसीसी के लिए ये ध्यान दे रहा है, ये हर असम का आदमी समझते हैं। Assam completely changed again within 5 years. How Assam will be one another state among all 5 states. So this type of discussion already done today in session. And one more serious question, since you are a very senior leader in BTR region, and oppositions are alleging that that UCC bill would not cover that tribal brothers and sisters, so it cannot be uniform throughout the state. So Birudi, the opposition said that it cannot be a common law for all the citizens in Assam. So what's your take on that, since you represent BTR region? I think it will not be affect from tribal area. This is very nice rule. I want to say that who wants these days that 2-3 marriage is very nice activities. No one wants. So today education sector completely developed. Each and almost all the people, public and students has completed graduation, has gathered knowledge. So no one is agree about all that type of dirty activities. So we are brother and sister. I am getting the asset of my father's asset, but my sister is not getting father asset. So it's not complete justification. So we असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल के तहत लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त कानूनी प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं।
सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को अपने संबंध का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए संबंधित डिप्टी रजिस्ट्रार को जानकारी देनी होगी। बिल में यह भी प्रावधान है कि डिप्टी रजिस्ट्रार इस संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करेगा। यदि कोई व्यक्ति राज्य के बाहर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तब भी उसे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। कानून के तहत लिव इन रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों को वैध माना जाएगा और उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दोनों में से कोई भी 21 वर्ष से कम आयु का है तो उसके माता पिता या अभिभावकों को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। बिल में कहा गया है कि बिना पंजीकरण कराए कोई भी जोड़ा 1 महीने से अधिक समय तक लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह पाएगा। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर उप रजिस्ट्रार को सूचना देता या सूचना नहीं देता है तो इसे कानून का उल्लंघन ही माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को 3 महीने तक की जेल की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। असम सरकार का कहना है कि ये प्रावधान समाज में पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाए जा रहे हैं। हालांकि विपक्षी दल और कुछ सामाजिक संगठन इसे निजता के अधिकार से जोड़ रहे हैं और इस पर बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। असम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। राज्य पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय आतंकी फंडिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक पोर्टल पत्रकार है और एक छात्र नेता महाराष्ट्र का एक व्यक्ति भी इसमें शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई केंद्रीय एजेंसीज से मिले इनपुट के बाद शुरू की गई। जांच के आधार पर ही ये कार्रवाई हुई है। जांच में खुलासा हुआ था कि तिनसुकिया जिले में उगाही के जरिए जुटाई गई रकम राज्य से बाहर भेजी जा रही थी, जिसके तार एक बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान कई चौंका देने वाले तथ्य सामने आए हैं। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि यह धनराशि कथित तौर पर चरमपंथी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। मणिपुर की राजधानी इंफाल से एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां नागा पीपुल्स यूनियन के सदस्यों ने कथित तौर पर कुकी उग्रवादियों द्वारा बंधक बनाए गए 6 नागा नागरिकों की रिहाई की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन चेकोन ट्राइबल मार्केट से शुरू होकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ा, लेकिन सुरक्षा बलों ने कोनुंग मामांग इलाके में बैरिकेडिंग लगा दी, प्रदर्शनकारियों को वहां रोक दिया। हालांकि बाद में 17 सदस्यीय एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री आवास तक जाने और ज्ञापन सौंपने की इनको अनुमति दी गई। इस डेलीगेशन को प्रदर्शन की खास बात यह रही कि इस विरोध में नागा समुदाय के साथ साथ मैतेई और मैतेई पंगल समुदाय के लोग भी शामिल हुए, जो इस मुद्दे पर व्यापक एकजुटता का संकेत है। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था के चलते स्थिति नियंत्रण में ही नजर आई। राजस्थान के जैसलमेर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख दिया है। जैसलमेर के बाड़ाबाग इलाके में नगर परिषद के डंपिंग यार्ड के पास खुले में सैकड़ों मृत गोवंश के शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहां 300 से 500 तक मृत गायों की शव खुले में पड़े सड़ रहे थे। भीषण गर्मी के बीच इन शवों से उठती दुर्गंध ने पूरे इलाके का वातावरण भी दूषित कर दिया। संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी?
जब मामले का खुलासा हुआ तब स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो सामने आते ही प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। आनन फानन में अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचने लगी। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और संबंधित ठेकेदार का लाइसेंस भी रद्द किया। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। स्थानीय ग्रामीण और गौ सेवकों का आरोप है कि यह कोई एक दिन की घटना नहीं है। पिछले कई दिनों से मृत गौवंश के शव यहां खुले में डाले जा रहे थे। कई बार प्रशासन को शिकायत भी दी गई, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने इसे गंभीरता से लिया ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि हालात इतने भयावह हो गए कि पूरा इलाका दुर्गंध और बीमारी के खतरे के चपेट में आ गया। जानकारी के मुताबिक मृत पशुओं के निस्तारण के लिए नगर परिषद द्वारा अधिकृत ठेकेदार को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन आरोप है कि उसने नियमों का अनदेखा किया, नियमों की पालना सुनिश्चित नहीं की और शवों को निर्धारित स्थान पर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने के बजाय खुले क्षेत्र में फेंकवा दिया। ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है, जबकि नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने संबंधित ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लाइसेंस उसका निरस्त कर दिया गया है। प्रशासन ने जेसीबी मशीनों की मदद से मृत गौवंशों के शवों को हटाने और वैज्ञानिक तरीके से उनके निस्तारण पर काम भी शुरू कर दिया है। पूरे राजस्थान में पानी के कारण गायें मर रही है। जयपुर के आसपास मर रही है, जैसलमेर में मर रही है। लोग मर रहे हैं, पानी की बहुत प्रॉब्लम है। गायों को लेकर इतना बड़ा बजट पड़ा है, लेकिन सरकार गायों की बजट की व्यवस्था नहीं कर रही, पानी की व्यवस्था नहीं कर रही। तो अभी आज उन्होंने लिखित में हमको आदेश दिया और ऑर्डर जारी किया हमारे परिवर्तन के बाद देवराज सोलंकी के छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। इसमें और अध्यक्ष डॉक्टर ने लिखित में दिया है कि जयपुर में 6 लाख लीटर पानी, उसमें 200 लाख लीटर पानी अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा मृत पशुओं का जो ठेका दिया जाता है प्रतिवर्ष, उसके तहत शहर में कहीं मृत पशु अगर मर जाता है तो उसको ठेकेदार द्वारा नगर परिषद द्वारा निर्धारित स्थल पे ले जाके, यानी कि हमारा जो डंपिंग यार्ड है बड़ा बाग में, वहाँ ले जाके और उसका नियमानुसार निस्तारण किया जाता है। तो हमारे पास कल सुबह ऐसी शिकायत प्राप्त हुई कि ठेकेदार वहाँ काफ़ी सारे मृत पशु एक साथ पड़े हैं। तो हमने तुरंत चेक कराया हमारी टीम के साथ, तो वाकई में वहाँ ठेकेदार द्वारा उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा था और वहाँ इकट्ठे किए जा रहे थे। तो हमने तुरंत प्रभाव से ठेकेदार को नोटिस इश्यू किया। ठेकेदार द्वारा तो भी अगले 2-3 घंटे में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, ना ही नोटिस का जवाब दिया गया। तो फिर नगर परिषद द्वारा स्वयं के स्तर पे उन मृत पशुओं का निस्तारण किया गया। कल देर रात तक हमने पूरा डंपिंग यार्ड में सारे मृत पशुओं का हमने निस्तारण कर दिया और ये बाहर से लाए गए जो शहर में जहाँ जगह जगह पशु मृत हो जाते हैं किसी कारणवश, उनका जो शव थे वो थे। तो नगर परिषद द्वारा और आज हमने ठेकेदार को निविदा की शर्त संख्या 14 और जो हमने अनुबंध किया था उसकी शर्त संख्या 9 के तहत उसका उल्लंघन करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया है और उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली और उसको आगामी नगर परिषद में किसी भी प्रकार की निविदा में भाग लेने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। जैसे सियाराम, आज जैसे कि ज्ञात हुआ है कि जैसलमेर में गौ माता की ये स्थिति दुर्दशा देखकर बड़ी चिंता का विषय है कि आज हम लोग राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें राम मंदिर भी आज जो संभव नहीं था वो बनके तैयार हो गया और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए संतों का अभियान चल रहा है। उस स्थिति में भी ये गायों की ये दुर्दशा देखकर ये चिंता का विषय है। इसलिए हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकार से यही प्रार्थना है कि गौ माता की रक्षा की जाए और जिन लोगों की ये लापरवाही रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसलमेर में युवाओं की धड़कन माने जाते हैं और हम भी काफ़ी लंबे टाइम से उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश में वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ के नेता तो शायद मर गए हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं और यहाँ के जितने अधिकारी हैं हमारे यहाँ नगर परिषद के, जो पैसे के नाम पर तो डंडोरा पीट ही रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान जैसलमेर में सबसे बड़ा नाम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ करोड़ों रुपए का फंड आता है इनको। फिर भी यहाँ गौ माता की स्थिति को देखा जाए तो बहुत ही बुरे हाल है। यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि आप अपने आंखों में देख भी नहीं पाओगे। और युवा जितने भी जैसलमेर के गौरक्षक है, जीव प्रेमी है, हम सब बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हम समर्थन देंगे। हम रविंदर सिंह भाटी से गुजारिश करते हैं कि वो एक बार जैसलमेर की इस डंपिंग यार्ड के अंदर आकर इस विकासित इस गौ माताओं की जान बचाए और ऐसे ही युवा नेता जो है वही इस काम को कर सकते हैं। जैसलमेर के गांव, बड़ा गांव में
यह जो आज दुखद घटना हुई है, बहुत ही मुझे उसका दुखद अनुभव है। आज हम सरकार से भी ये कहेंगे इस दुखद घटना का बहुत ही सख्ती के साथ इस पर ध्यान दें, और यह घटना जिस भी लापरवाही से हुई है, सरकार के सभी ऑफिसरों को, सरकार की लापरवाही को हम उनको कहेंगे कि इस पर निरंतर निर्णयपूर्ण कार्य करते हुए उनको सस्पेंड किया जाए या कुछ भी जो भी उचित कार्य किया जाए। नंबर 2, सरकार को चाहिए जो इस कारण से भीषण गर्मी की वजह से गायों की जो मृत्यु हुई है, उस पर गायों के पानी के बजट जो होने के बाद भी उस पर क्यों इस पर कार्रवाई की जाए। और हम पानी के राजस्थान की सभी भामाशाहों से भी अनुरोध करते हैं कि इस कमी को राजस्थान की संपूर्ण गौशालाओं में अलग अलग जगह विचार पर हम सभी जगह पानी की और दाने की व्यवस्था भी करेंगे, और हमारा ट्रस्ट उन सबके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहता है और आगे भी रहेगा इसी भावना के साथ। चलिए, इस खबर के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।